मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। झारखंड एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी समुदाय शांतिपूर्ण रेल रोको आंदोलन करेगा। तेजस के इंजन का इंतजार स्वदेशी लड़ाकू विमान उड़ान को बेताब। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, दोनों ओर से हो रही गोलीबारी। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच बड़ी डिफेंस डील, आया भारत का रिएक्शन, जाने विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। दिशा पाटनी केस एनकाउंटर में घायल, गोदारा का गुर्गा गिड़गिड़ाया, अब बाबा के यूपी में कभी नहीं आऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले वायुसेना प्रमुख, भारत ने 5 ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया, बालाकोट का भूत खत्म। बाजार में अचानक जोरदार उछाल, दिग्गज शेयरों ने दिखाई मजबूती, सेंसेक्स 800 अंक चढ़ा। अडानी सीमेंट ने सबसे बड़े मंदिर की राफ्ट नींव का विशेष रिकॉर्ड बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला पाक आतंकियों का ठिकाना, पीओके से यहां शिफ्ट किए आतंक के अड्डे, जाने क्यों। इमैनुअल मैक्रों की पत्नी पुरुष नहीं, आखिर फ्रेंच राष्ट्रपति को क्यों करना पड़ रहा है साबित, जाने कैसे शुरू हुआ पूरा मामला। ट्रंप ने जिनपिंग से की बात, टिकटॉक डील को मंजूरी, अमेरिकी राष्ट्रपति अगले साल जाएंगे चीन। अफगानिस्तान में दलदल में फिर कूदेगा अमेरिका, तालिबान के कब्जे में आ चुके इस एयरबेस को लेना चाहते हैं ट्रंप। सीएम योगी की बायोपिक की सुस्त शुरुआत, ओपनिंग डे पर लाखों में सिमटी फिल्म। चलिए विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे और भावनगर से 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और बाद में लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा करेंगे। बयान में कहा गया है कि समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मोदी समुद्री क्षेत्र से संबंधित 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री इंदिरा डॉक पर बने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता में एक नए कंटेनर टर्मिनल और संबंधित सुविधाओं तथा पारादीप बंदरगाह पर विभिन्न सुविधाओं और संबंधित विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। बयान में कहा गया है कि समग्र और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की 26,354 करोड़ रुपए से अधिक की गई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री छारा बंदरगाह पर एक गैस टर्मिनल, गुजरात IOCL रिफाइनरी में एक्रिलिक और ऑक्सो एल्कोहल परियोजना, 600 मेगावाट की ग्रीन शू पहल, किसानों के लिए PM कुसुम 475 मेगावाट के सौर फीडर और धोरेंडो गांव के पूर्ण सौरीकरण आदि का उद्घाटन करेंगे। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी LNG अवसंरचना, अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, तटीय संरक्षण कार्यों, राजमार्गों, स्वास्थ्य सेवा और शहरी परिवहन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें भावनगर में सरटी जनरल अस्पताल, जामनगर में गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल का विस्तार और 70 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाना शामिल है। बयान में कहा गया है कि मोदी लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NHMC का भी दौरा करेंगे और उसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस परिसर का विकास लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं का संरक्षण करना तथा पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में कार्य करना है। कुड़मी समुदाय के सदस्य अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की अपनी मांग के समर्थन में झारखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर शनिवार को अनिश्चितकालीन रेल टेका रेल रोको आंदोलन करेंगे। आदिवासी कुड़मी समाज के सदस्य और कुड़मी
विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने बताया कि समुदाय के सदस्यों से कहा गया है कि वे रेल यातायात को बाधित किए बिना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना और किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल हुए बिना शांतिपूर्ण तरीके से रेल पटरियों पर विरोध प्रदर्शन करें। ओहदार ने कहा, हम कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश से अवगत हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि रेल पटरियों पर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो तथा किसी भी परिस्थितियों में सदस्य रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या हिंसा में शामिल नहीं होंगे। सदस्यों से कहा गया है कि जब राज्य या रेलवे इकाइयों के सुरक्षा बल उन्हें पटरियों से हटाने या एहतियात हिरासत में लेने की कोशिश करें तो वे प्रतिरोध न करें। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर को रेल और सड़क जाम करने की कुर्मी समुदाय की योजना को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है तथा रेलवे और राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं जनता की आवाजाही निर्बाध सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। आदिवासी कुर्मी समाज ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक फैले वृहद छोटा नागपुर क्षेत्र में रेल और सड़क जाम का आह्वान किया है। ओहदार के मुताबिक समुदाय के सदस्यों से कहा गया है कि वे आंदोलन के दौरान किसी भी पारंपरिक हथियार न लेकर चलें। इस बीच संयुक्त आदिवासी संगठन के तहत कई आदिवासी संगठनों ने कुर्मी समुदाय की एससी श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में शनिवार को राजभवन के पास प्रदर्शन करने का फैसला किया है। संगठन की प्रवक्ता निरंजना टोप्पो ने दावा किया कि कुर्मियों की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग अवैध है और इस आंदोलन से रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वे कुर्मी समुदाय के आंदोलन के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखा एक ज्ञापन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को सौंपेंगे। वहीं आंदोलन के मद्देनजर शुक्रवार से टाटानगर सहित 4 रेलवे स्टेशन के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BSNS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा को लागू कर दिया गया है। बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कारखाने में भारत में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस की कतारें उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ी हैं और इन पर हुए नए रंग की खुशबू हवा में तैर रही है। तेजस पर करीबी नजर रखने वाली मिलेनियम ने रिपोर्टर ने पहली बार 1990 के दशक में भारत के रक्षा प्रयोगशाला के छोटे से हैंगर में एक भूरे रंग के पंखे को बनते हुए देखा था। आज लगभग 38 विमानों का संचालन भारतीय वायुसेना द्वारा लड़ाकू भूमिकाओं से किया जाता है और अब जल्द ही लगभग 200 से ज्यादा विमान भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात किए जाने के लिए तैयार हैं। इनका निर्माण 1986 से चल रहा था और इसने 2001 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कार्यालय में खड़े होकर मिलेनियम के विज्ञान संपादक ने दर्शकों को पुरानी भारतीय एरोस्पेस महत्वाकांक्षा की परिणति को खुद सामने से देखा। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, जिसके कम से कम 9 विमान अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और अपने अंतिम पड़ाव यानी कि इंजन का इंतजार कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने तेजस के विकास को उस वक्त से देखा है जब इसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LAC कहा जाता था। प्रोटोटाइप से लेकर पायलट सीट तक मिलेनियम के विज्ञान संपादक ने तेजस के उदय के बारे में लिखा है। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर DK सुनील ने मिलेनियम को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि HAL ने तेजस जेट विमानों के मौजूदा बैच के लिए एयरक्राफ्ट फ्रेम तैयार किए हैं, लेकिन अमेरिकी निर्माता जनरल इलेक्ट्रिक JE से इंजन मिलने में देरी के कारण भारतीय वायुसेना को विमानों की आपूर्ति में देरी हो रही है। डॉक्टर सुनील ने असेंबली हैंगर में कतार में खड़े तेजस जेट विमानों की ओर इशारा करते हुए कहा, हम विमान में इंजन लगा रहे हैं और हम आपूर्ति के लिए तैयार हैं। आज मुझे लगता है कि सभी विमान फ्रेम तैयार हो चुके हैं। इंजन की कमी है JE 404 इंजन जो तेजस को शक्ति प्रदान करता है, एक उच्च प्रदर्शन टर्बोफैन इंजन है जो 70 से 80 किलो न्यूटन की सीमा से थ्रस्ट प्रदान करने में सक्षम है। अपनी सिद्ध क्षमताओं के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला की अड़चन एक गंभीर बाधा बन गई है। डॉक्टर सुनील ने आगे कहा, जनरल इलेक्ट्रिक ने हमें बताया कि वे इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास अपना स्वदेशी इंजन होता तो इस रुकावट से बचा जा सकता था। हमारे देश को एक स्वदेशी जेट इंजन की जरूरत है। इस दिशा में HAL ने आगे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और 2 इंजन डिजाइन किए हैं, एक हेलीकॉप्टरों के लिए और दूसरा हॉक श्रेणी के विमानों के लिए। आगामी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के लिए लक्षित बड़ा इंजन भी सक्रिय रूप से विकसित किया जा रहा है। डॉक्टर सुनील ने कहा, HAL अपने 2 इंजन भी डिजाइन कर रहा है, एक हेलीकॉप्टर के लिए और दूसरा हॉक श्रेणी के लिए। AMCA ने जिस बड़े इंजन पर अभी चर्चा हो रही है उसमें रुचि और निवेश आज ही आ रहा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगले 10 वर्षों में हमारे पास अपने इंजन होंगे। तेजस विमान 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो अत्याधुनिक तकनीकों जैसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्टैंड एरे, AMCA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, हेलमेट
ग्रेनेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम और दृश्य सीमा से परे मिसाइलों से लैस है। इसका एग्रोनॉमिक कॉर्पोरेट डिजाइन और एवियोनिक्स इसे परिचालन संबंधी त्रुटियों के विरुद्ध अंतर्निहित सुरक्षा उपायों के साथ पायलट अनुकूल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना के जवानों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना और आतंकियों के बीच शुक्रवार रात को 8 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी है। भारतीय सेना ने बताया कि शुक्रवार की रात किश्तवाड़ जिले में अचानक से आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिस पर सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। दोनों ओर से गोलियां चल रही हैं। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि किश्तवाड़ के सामान्य क्षेत्र में एक खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान में व्हाइट नाइट कोर के सतर्क सैनिकों ने रात लगभग 8 बजे आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया, जिस पर गोलीबारी हुई। इसके बाद से अभियान जारी है। इससे पहले 2 से 3 जुलाई को किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद किश्तवाड़ जिले के चट्रू इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। वहीं उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में भी 26 जून को मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया था। पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला किया था और 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी। कथित तौर पर पर्यटकों के धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई थी। इस बर्बर आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। हालांकि कुछ दिन में ही भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में छिपे आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त करके पहलगाम हमले का बदला लिया। भारत की कार्रवाई से भड़के पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलीबारी और मिसाइलें दागनी शुरू की थी। इन हमलों को भारत ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से नाकाम किया था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया था। भारत ने मुरीद के लाहौर के पास बहावलपुर, कोटली और पीओके के मुजफ्फराबाद इलाकों में स्ट्राइक की, जिससे पाकिस्तान की सरकार घुटनों पर आ गई। बाद में सहमति के बाद सीज फायर की घोषणा की गई थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीते 24 घंटे से ज्यादा समय में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सेना के एक जवान की शहीद होने की खबर आ रही है। सेना ने इस पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली है। आतंकियों की तलाश और उन्हें ढेर करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में गुरुवार सुबह 6:30 बजे के करीब आतंकियों से एनकाउंटर शुरू हुआ था। सेना के अनुसार आतंकी जंगल के इलाके में ऊंचाई पर छिपे हैं। सेना स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों की घेराबंदी में जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन के कमांडर सैफुल्लाह के भी छिपे होने की बात सामने आई है। सैफुल्लाह अनंतनाग, किश्तवाड़ और डोडा में हुए आतंकी हमलों में शामिल बताया जाता है। इसके ऊपर से सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने घाटी के अलग अलग इलाकों में छिपे आतंकियों को ढूंढकर उन्हें मार गिराया है। सेना ने अभी तक 6 आतंकियों को ढेर किया है। इन आतंकियों के संबंध में लश्कर-ए-तैयबा से बताए जा रहे हैं। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है। गुरुवार सुबह से ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। जंगल में छिपे आतंकियों में जैश ए मोहम्मद के कमांडर के होने की भी बात सामने आ रही है। भारत ने सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के मद्देनजर शुक्रवार को कहा कि वो उम्मीद करता है कि सऊदी अरब पारस्परिक हितों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखेगा। बुधवार को सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद ने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों सऊदी अरब और पाकिस्तान में से किसी पर भी हमले को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगाढ़ हुई है। हमें उम्मीद है कि हमारी रणनीतिक साझेदारी पारस्परिक हितों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान सऊदी अरब का एक प्रमुख सहयोगी है और दोनों देशों के रक्षा क्षेत्र में संबंध है। पाकिस्तान सऊदी अरब समझौते से अवगत लोगों ने बताया कि भारत को इस बात की जानकारी थी कि इस समझौते पर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब के संयुक्त बयान में कहा गया, नया रक्षा समझौता अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के पहलुओं को विकसित करना
और किसी भी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है। पाकिस्तान सऊदी अरब का एक प्रमुख सहयोगी है और दोनों देशों के रक्षा क्षेत्र में संबंध है। पाकिस्तान सऊदी अरब समझौते से अवगत लोगों ने बताया कि भारत को इस बात की जानकारी थी कि इस समझौते पर विचार किया जा रहा है। यह समझौता मौजूदा समझौतों, खासकर सऊदी अरब को पाकिस्तान के समर्थन को औपचारिक रूप देता है। जायसवाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की उनकी कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रॉइन के साथ हुई बातचीत के बारे में भी जानकारी दी। नई दिल्ली में हुई इस बातचीत में डोभाल ने कनाडा से संचालित खालिस्तान समर्थक समूहों की गतिविधियों पर भारत की चिंताओं को उठाया। जायसवाल ने कहा, कनाडा की NSA ने हमारे NSA के साथ बातचीत की है। ये दोनों देशों के बीच होने वाले नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा परामर्श का हिस्सा है। दोनों NSA के बीच हुई बातचीत से अवगत लोगों ने बताया कि साझा सुरक्षा चिंताओं से जुड़े मुद्दे चर्चा में प्रमुखता से उठे। ये बातचीत भारत और कनाडा के एक दूसरे की राजधानियों में दूत नियुक्त करने के 3 सप्ताह के बाद हुई। प्रवक्ता ने कहा, जब भी कोई चिंता होती है हम उससे संबंधित पक्ष के साथ उठाते हैं, इस मामले में कनाडा के साथ, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे राजनयिक परिसरों की पर्याप्त सुरक्षा हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी जानकारी दी है कि भारत ईरान के तट पर स्थित और रणनीतिक महत्व रखने वाले चाबहार बंदरगाह के संबंध में 2018 के प्रतिबंधों में दी गई छूट को रद्द करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के फैसले के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। भारत ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह के विकास में एक प्रमुख भागीदार है। भारत वर्तमान में इस बंदरगाह पर शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन कर रहा है। जायसवाल ने कहा, हमने चाबहार बंदरगाह के लिए प्रतिबंधों में छूट वापस लेने के संबंध में अमेरिकी मीडिया में आया बयान देखा है। हम वर्तमान में भारत पर इसके प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के उत्तर प्रदेश में बरेली स्थित पैतृक घर पर गोलीबारी में शामिल 5वें शूटर को शुक्रवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के अलावा उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। बरेली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी रामनिवास के पैर में गोली लगी और उसके साथ अनिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रामनिवास हाथ जोड़कर जमीन पर लेटा हुआ है और पुलिस से कथित तौर पर कह रहा है, बाबा के यूपी में कभी नहीं आऊंगा सर। पुलिस ने आरोपी के पास से 32 बोर की एक पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद किए हैं। आर्य ने बताया कि पूछताछ के दौरान रामनिवास ने गोलीबारी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। आरोपी रामनिवास ने बताया कि उसने 6 और 7 तारीख को अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी। उसने कहा कि इस रेकी में वे कुल 4 लोग थे। रामनिवास ने आगे कहा कि उन्होंने ये हमला संत प्रेमानंद पर दिए गए बयान के कारण किया था। पकड़े जाने से पहले वे नेपाल के रास्ते भागने की तैयारी में थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शूटर विजय और नकुल को गिरफ्तार किया था, जो 11 सितंबर को पाटनी के घर पर हुई गोलीबारी में कथित रूप से शामिल थे। अधिकारी ने बताया कि बागपत निवासी दोनों शूटरों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था और उन्हें वारंट पर बरेली लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल STF ने 17 सितंबर को गाजियाबाद में हरियाणा और दिल्ली पुलिस की टीमों के साथ मिलकर 2 अन्य शूटरों अरुण और रविंद्र को मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस के अनुसार विजय व नकुल ने 11 सितंबर को, अरुण व रविंद्र ने 12 सितंबर को पाटनी के घर पर गोलियां चलाई थी। ये मामला 12 सितंबर का है, जब बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के घर पर तड़के करीब 3:45 पर गोलीबारी हुई थी। उस समय अभिनेत्री के पिता रिटायर्ड CO जगदीश सिंह पाटनी, उनकी मां और बड़ी बहन खुशबू घर पर मौजूद थी। इस घटना में किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया था। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला जारी रखा तो भारत ने उसके ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। आतंकवाद विरोधी उद्देश्य हासिल होने के बाद युद्ध को लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। एयर चीफ मार्शल AP सिंह का यह बयान आर्मी वॉर कॉलेज में दिए गए भाषण में आया, जहां उन्होंने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक बड़े एयरक्राफ्ट को मार गिराने का खुलासा किया। सिंह ने कहा, हमें आने वाले कल के लिए तैयारी करनी है। हमें आतंकवादी ठिकाने दिए गए थे, हमने उन पर सटीक हमला किया। हमारे दुश्मनों ने लड़ाई रोकने की बात नहीं मानी तो हमने हमला करने की कोशिश की। उनके ठिकानों को क्षति पहुंची, रडार और एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान और POK के आतंकी ठिकानों पर 80 से 90 घंटे तक सटीक हवाई हमले किए गए। इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर मुख्यालय और लश्कर-ए-तैयबा के
मुरीद के ठिकानों को नष्ट किया गया। उन्होंने बिफोर एंड आफ्टर सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हुए कहा कि सहायक इमारतें बरकरार रही लेकिन लक्ष्य बर्बाद हो गए। बालाकोट स्ट्राइक 2019 का जिक्र करते हुए सिंह ने विपक्ष के सवालों पर तंज कसा। उन्होंने कहा, पिछली बार बालाकोट में सैटेलाइट तस्वीरों के अंदर कुछ दिखा नहीं, बार बार पूछा जाता था कि कितने मारे गए, कितने थे, लोग संतुष्ट नहीं थे। इस बार वीडियो और लोकल मीडिया से अंदर की तस्वीरें मिली। बालाकोट का भूत हमने दूर कर दिया। उन्होंने कहा, हमने बहुत जल्दी लड़ाई रोक दी। ऐसा कहा गया लेकिन वे बैकफुट थे। हमारा उद्देश्य एंटी टेररिज्म था जो पूरा हो चुका था। उद्देश्य हासिल करने के बाद जारी रखने की क्या जरूरत। दुनिया को पता ही नहीं उनका टारगेट क्या था जब उन्होंने लड़ाई शुरू की। रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां कोई बंद करने की सोच नहीं रखता। दुनिया में संघर्ष चल रहे हैं लेकिन हमें संघर्ष समाप्ति पर विचार करना चाहिए। टाटा कैपिटल को भारतीय बाजार रेगुलेटर यानी सेबी से शेयर बाजार में उतरने की मंजूरी मिलने के एक महीने से कुछ ज्यादा समय में इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने सोमवार को अनिवार्य लिस्टिंग के लिए अपने अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर दिए हैं। इस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आईपीओ में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 23 करोड़ शेयर बेचेगी, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 3.58 करोड़ शेयर और बेचेगा। कंपनी नई पूंजी जुटाने के जरिए 21 करोड़ शेयर भी जारी करेगी। मिलेनियम प्रॉफिट ने पहले ही इस ऑफर के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी थी। वर्तमान में टाटा सन्स के पास इस एनबीएफसी में पूरी तरह से डायल्यूटेड आधार पर 88.6% हिस्सेदारी है, जबकि टाटा समूह की अन्य कंपनियों के पास 7% हिस्सेदारी है। आईएफसी के पास वर्तमान में कंपनी में 1.8% हिस्सेदारी के बराबर 7.16 करोड़ शेयर हैं। आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल टाटा कैपिटल का प्रस्ताव है कि नए पब्लिक इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग अपने टियर 1 पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाए, ताकि व्यवसाय के विकास से उत्पन्न होने वाली भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं, जिसमें आगे उधार देना भी शामिल है, को पूरा किया जा सके। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस निर्गम के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। टाटा कैपिटल ने बाजार में अपनी शुरुआत से पहले कोई प्री आईपीओ प्लेसमेंट की योजना नहीं बनाई है। आईपीओ की राह। पिछले महीने टाटा कैपिटल के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 1752 करोड़ रुपए और बॉन्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी थी। इससे पहले कंपनी ने फरवरी के अंत तक राइट्स इशू के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे। टाटा सन्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी खरीद ली, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन सहित अन्य छोटे शेयरधारकों ने इसमें भाग लिया। कंपनी ने कहा कि वो इस राशि का इस्तेमाल आगे और उधार देने और अपने लेवरेज रेशियो में सुधार के लिए करेगी। मिलेनियम प्रॉफिट ने पिछले महीने बताया था कि टाटा कैपिटल ने गोपनीय रूप से दायर किए गए ड्राफ्ट पेपर्स को देश के मार्केट रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी है। टाटा समूह की वित्तीय सेवा शाखा लंबे समय से पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी कर रही थी और टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ विलय के लिए एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद बाजार नियामक के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल करने की योजना बना रही थी। लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली टाटा समूह की 17वीं कंपनी होगी। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए टाटा की वित्तीय सेवा शाखा ने 3655 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 3327 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि इसकी आय 18,175 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,313 करोड़ रुपए हो गई है। अडानी सीमेंट ने ग्रुप की अन्य सहयोगी कंपनी पीएसपी इंफ्रा के साथ मिलकर गुरुवार को कहा कि उसने उमिया धाम में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मंदिर की राफ्ट नींव की ढलाई पूरी कर ली है। 450 फीट x 400 फीट x 8 फीट आकार के इस आगामी विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर की राफ्ट नींव 504 फीट ऊंचे जगत जननी मां उमिया मंदिर के 1551 धर्म स्तंभों को सहारा देगी। इस मंदिर की परिकल्पना जसपुर में एक विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक परिसर के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में की गई है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि 24,100 घन मीटर M3 इकोनॉमिक्स M45 ग्रेड के निम्न कार्बन कंक्रीट का उपयोग करके 54 घंटे के निर्बाध संचालन में हासिल की गई। ये कंक्रीट अडानी सीमेंट द्वारा विकसित एक स्वामित्वपूर्ण टिकाऊ मिश्रण है जो नए मानक द्वारा स्थापित कर रहा है। अडानी समूह के सीमेंट व्यवसाय के सीईओ विनोद बाहेती ने कहा, उमिया धाम 60 एकड़ में फैला एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक स्थल बनने के लिए तैयार है। इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ये परियोजना केवल विश्व रिकॉर्ड बनाने के बारे में नहीं है, ये अडानी सीमेंट की गुणवत्ता, पैमाने, गति और उद्देश्य को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा, जैसा कि हमारे चेयरमैन का मानना है, ये केवल इंजीनियरिंग की उपलब्धियां नहीं है, बल्कि भक्ति और आधुनिक बुनियादी ढांचे के बीच सेतु है। उमिया धाम में सफर
ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग इस विजन का जीवंत प्रमाण है, जहां आस्था इनोवेशन को प्रेरित करती है और इनोवेशन पूरे समाज का उत्थान करता है। जब हम इनोवेशन, लोगों और टिकाऊ सामग्रियों को एक साथ लाते हैं तो हम ऐसे समाधान तैयार करते हैं जो पीढ़ियों तक टिके रहते हैं और नए वैश्विक मानक स्थापित करते हैं। कंपनी के अनुसार ये 26 रणनीतिक रूप से स्थित रेडी मिक्स कंक्रीट IMX संयंत्रों, एक समन्वित लॉजिस्टिक नेटवर्क में कार्यरत 285 से अधिक ट्रांजिट मिक्सर, 3600 टन उच्च प्रदर्शन वाले सीमेंट और 3 दिनों तक शिफ्टों में काम करने वाले 600 से अधिक कुशल श्रमिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से संभव हुआ। पूरी प्रक्रिया की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी, जिससे बिना कोल्ड ज्वाइंट्स के निरंतर ढलाई सुनिश्चित की जा सके और पूरी प्रक्रिया के दौरान इष्टतम तापमान नियंत्रण और मिश्रण की एकरूपता बनी रहे। इकोमैक्स कंक्रीट के उपयोग ने परियोजना के कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम कर दिया है, जो अडानी सीमेंट की हरित निर्माण प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। विश्व उमिया फाउंडेशन के अध्यक्ष RP पटेल के अनुसार जगत जननी मां उमिया पार्वती मंदिर का ये विश्व रिकॉर्ड शिलान्यास भारत के सांस्कृतिक और इंजीनियरिंग विरासत के लिए एक गौरवशाली क्षण है। उन्होंने आगे कहा, बड़ी परियोजनाओं के निष्पादन में अडानी सीमेंट की सिद्ध विशेषज्ञता ने उन्हें हमारा स्वाभाविक भागीदार बना दिया है। इकोमैक्स M45 कंक्रीट मिश्रण में 66% पूरक सीमेंट युक्त सामग्री SCM शामिल है, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट में 60% की कमी आई है। कंपनी ने कहा कि कूलक्रीट फॉर्मुलेशन ने प्लेसमेंट तापमान को 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखा, जिससे तापीय तनाव कम हुआ। संरचना में लगे थर्मोकपल वास्तविक समय में तापमान और स्थायी की निगरानी करते हैं। अडानी सीमेंट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। वर्ल्ड वन टावर जैसी प्रतिबंधित संरचनाओं को लेकर जम्मू कश्मीर में चिनाब रेलवे ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग चमत्कारों तक कंपनी अब उमिया धाम मंदिर के साथ आध्यात्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक अपनी विशेषज्ञता का विस्तार कर रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ किए गए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में 9 प्रमुख आतंकवादी केंद्र नष्ट हो गए। इसके बाद इन आतंकी समूहों को अपने लिए दूसरा सुरक्षित ठिकाना तलाशना पड़ा। यह ठिकाना था खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तानी आतंकी गुटों, खासकर जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्ट्रैटेजिक रिलोकेशन शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा आतंकियों को सुरक्षित अड्डा। ये आतंकी गुट अपने आतंक के अड्डों के लिए अब खैबर पख्तूनख्वा को POK से ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। दरअसल इस आतंकी संगठनों को लगता है कि भारतीय हमले के लिहाज से POK अब आतंक के अड्डों के लिए असुरक्षित हो गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अपने भूगोल, अफगान सीमा से नजदीकी और अफगान युद्ध के समय मौजूद जिहादी सुरक्षित ठिकानों की वजह से ज्यादा सुरक्षित है। इनपुट से पता चलता है कि आतंकी संगठनों ने ये कदम अपनी आंख कान खुले रखकर और पाकिस्तान के राज्य संरचनाओं का गहराई से आकलन कर उठाया है। तभी तो इन जगहों पर खुलेआम पुलिस संरक्षण में जैश-ए-मोहम्मद के समारोह आयोजित किए गए। वहीं जमीयत उलेमा इस्लाम JUI जैसे राजनीतिक धार्मिक संगठनों ने भी इसमें अहम भागीदारी निभाई। खैबर पख्तूनख्वा में कैसे फल फूल रहे आतंकी संगठन? पाकिस्तान के आतंकी संगठन खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह से फल फूल रहे हैं, इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लीजिए। किम सेहारा जिले के गढ़ी हबीबुल्लाह शहर में जैश ने 14 सितंबर 2025 को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच शुरू होने से करीब 7 घंटे पहले एक सार्वजनिक भर्ती अभियान चलाया था। इस कार्यक्रम को देवबंदी धार्मिक सभा के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। M4 राइफलों से लैस जैश कमांडरों और गढ़ी हबीबुल्लाह पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर लियाकत शाह समेत स्थानीय पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में आयोजित हुई सार्वजनिक रैली जैश और JUI के संयुक्त नेतृत्व में एक समन्वित लामबंदी कोशिश थी। इसमें भारत में वाछित और KPK और कश्मीर के जैश का अमीर मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद भी शामिल हुआ था। उसने यहाँ एक सभा को संबोधित किया था। मौलाना मुफ्ती ने किया लादेन का महिमा मंडन। मौलाना मसूद अजहर का करीबी अमीर मौलाना मुफ्ती ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश के परिचालन पुनर्गठन में अहम भूमिका निभा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम में मौजूद लोगों और वीडियो का विश्लेषण करने से पता चलता है कि मसूद इलियास कश्मीरी का भाषण वैचारिक और भर्ती संबंधी था। उसने 30 मिनट से ज्यादा समय तक आतंकी ओसामा बिन लादेन का महिमा मंडन किया। इतना ही नहीं, उसने लादेन को शोहदा इस्लाम और अरब का राजकुमार तक कह दिया। जैश-ए-मोहम्मद की वैचारिक विचारधारा
गुरुद्वारा को उसने सीधे अल कायदा की विरासत से जोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा आतंकियों के लिए इतना सुरक्षित क्यों? सभा में मौजूद लोगों को उसने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा आतंकवादियों के लिए कितना सुरक्षित है। ये बताने के लिए उसने एक बार फिर कंधार प्लेन हाईजैक का जिक्र किया। उसने बताया कि प्लेन हाईजैक के बाद जब मसूद अजहर भारत की तिहाड़ जेल से रिहा होकर पाकिस्तान लौटा तो खैबर पख्तूनख्वा का बालाकोट ही उसका मुख्यालय बना। उसने इस जगह को मुजाहिदीन के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया था। फिर उसने 7 मई को जैश ए मोहम्मद के मरकज सुभान अल्लाह पर भारतीय हमले के बाद की घटनाओं का भी जिक्र किया। ये वही हमला था जिसमें मसूद अजहर के परिवार के सदस्य मारे गए थे। इलियास कश्मीरी ने खुद दावा किया कि भारतीय बमों से हुए हमलों में शवों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस घटना में आसिम मुनीर को उकसाने का काम किया गया। इसका ही नतीजा था कि मुनीर ने निजी तौर पर सैन्य कमांडरों को आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आदेश दिया। इस दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने सुरक्षा देने और मरे हुए आतंकियों को सलामी देने का काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राष्ट्रपति को अपनी पत्नी के ट्रांसजेंडर न होने का सबूत अमेरिकी कोर्ट में पेश करना पड़ रहा है। फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों के वकील टॉम क्लेयर ने बताया कि राष्ट्रपति अपनी पत्नी की गर्भावस्था और बच्चों की परवरिश से जुड़ी तस्वीरें और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करेंगे। ये कदम उस समय उठाया गया जब उन्होंने अमेरिकी दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर और राजनीतिक टिप्पणीकार कैडेंस ओवेन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। टॉम क्लेयर ने मिलेनियम के साथ एक पॉडकास्ट में कहा, ये भले लोग हैं, विश्व मंच पर महत्वपूर्ण हो, लेकिन वे भी इंसान हैं। उन पर आपराधिक कृत्य और अपनी पहचान को लेकर दुनिया से झूठ बोलने का आरोप लगाना अपमानजनक और आहत करने वाला है। ये बहुत दुखद है कि आपको इस तरह के सबूत पेश करने के लिए मजबूर होना पड़े। कैसे शुरू हुआ ये विवाद? ये आरोप सबसे पहले 2017 में तब सामने आया जब एक ब्लॉगर नताशा रे या नथाली रे ने यूट्यूब वीडियो में दावा किया कि ब्रिजिट मैक्रों असल में उनके भाई जीन मिशेल ट्रोग्नू हैं, जिन्होंने अपना जेंडर और नाम बदल लिया है। साल 2021 में एक स्पिरिचुअल मीडिया अमांडीन रॉय के साथ इंटरव्यू में उन्होंने फिर से यही दावा दोहराया जो साल 2022 के फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले वायरल हो गया था। तब ब्लॉगर ने सबूत के तौर पर एक बचपन की तस्वीर भी पेश की जिसमें कथित तौर पर ब्रिजिट मैक्रों के भाई की शक्ल उनसे मिलती जुलती थी। जैसे जैसे ये अफवाहें ऑनलाइन फैलने लगी, मैक्रो दंपत्ति ने ब्लॉगर और अमांडीन रॉय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया, जिसके बाद सितंबर 2024 में उन्हें दोषी पाया गया। हालांकि 2025 जुलाई में पेरिस कोर्ट ऑफ अपील ने यह फैसला पलट दिया। कैंडेस ओवेंस ने कैसे दोहराए आरोप? साल 2024 में कैंडेस ओवेंस ने भी यही आरोप दोहराए और यहां तक कह दिया कि वो अपने पूरे पेशेवर करियर की साख इस दावे पर लगा देगी। जुलाई 2025 में मैक्रो दंपति ने ओवेंस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। वकील टॉम क्लेयर के अनुसार यह आखिरी विकल्प था क्योंकि ये साल तक ओवेंस से संवाद करने और उन्हें सच बताने और झूठ फैलाना बंद करने के कहने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। ओवेंस ने इस मुकदमे को स्पष्ट और हताशाजनक पीआर रणनीति करार दिया और ब्रिजिट मैक्रो को बहुत अजीब आदमी कहा। ओवेंस के यूट्यूब चैनल पर 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। साल 2024 में उन्हें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का वीजा भी नहीं मिला था क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी मेडिकल प्रयोगों को नकारने वाले बयान दिए थे। मैक्रो दंपति की निजी कहानी। इमैनुअल मैक्रो 47 वर्ष और ब्रिजिट मैक्रो अब 72 वर्ष की मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी जब ब्रिजिट उनकी शिक्षिका थी और पहले से 3 बच्चों की मां थी। उसी समय वे सबस्टियन और जे से विवाहित थी। हाई स्कूल के आखिरी साल में मैक्रो पेरिस चले गए लेकिन उन्होंने ब्रिजिट से शादी करने का वादा किया। बाद में ब्रिजिट ने अपने पति से तलाक लिया और पेरिस में मैक्रो के साथ रहने लगी। फिर दोनों ने 2007 में शादी की। इमैनुअल मैक्रो फिलहाल अपने दूसरे और अंतिम कार्यकाल में राष्ट्रपति हैं। इस साल की शुरुआत में एक और विवाद तब हुआ जबकि बाद ये वीडियो वायरल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की और घोषणा की कि चीनी नेता ने टिकटॉक डील को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक अमेरिका में संचालन जारी रख सकेगा।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि वो टिकटॉक अनुमोदन की सराहना करते हैं और अगले महीने दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप ने लिखा, मैंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोन पर प्रोडक्टिव बातचीत की। हमने व्यापार, फेंटेनाइल, रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता और टिकटॉक डील के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति की। मैंने राष्ट्रपति शी से सहमति जताई कि हम एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में मिलेंगे। मैं अगले साल की शुरुआत में चीन जाऊंगा और राष्ट्रपति शी भी उस उपयुक्त समय पर अमेरिका का दौरा करेंगे। चीनी पक्ष के बयान के अनुसार दोनों नेताओं के बीच बातचीत व्यावहारिक, सकारात्मक और रचनात्मक रही। टिकटॉक पर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन की स्थिति स्पष्ट है, वो कंपनियों की इच्छाओं का सम्मान करता है और उन्हें बाजार नियमों के आधार पर वाणिज्यिक वार्ता करने और चीनी कानूनों और विनियमों के अनुसार समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिकी चीनी कंपनियों का निवेश के लिए खुला, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण माहौल उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रपति शी ने हाल ही में दोनों टीमों के बीच हुई वार्ताओं की सराहना की और कहा कि उन्होंने समानता, सम्मान और पारस्परिक लाभ की भावना को प्रदर्शित किया। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अमेरिका को एक तरफा व्यापार प्रतिबंधात्मक कदमों से बचना चाहिए ताकि कई दौर की वार्ताओं से हासिल उपलब्धियां प्रभावित न हों। इससे पहले इस सप्ताह ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि उसने मैड्रिड, स्पेन में 2 दिन चली बातचीत के बाद चीन के साथ टिकटॉक पर एक ढांचा समझौता कर लिया है। इन वार्ताओं का नेतृत्व अमेरिकी पक्ष से वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने किया, जबकि चीनी पक्ष से उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग और शीर्ष वार्ताकार ली चेंगांग भी शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपने फैसलों से दुनिया को हैरान कर रहे हैं। इस बार अमेरिकी प्रशासन ने अपनी अफगानिस्तान नीति में बदलाव किया है। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा कि वो बगराम एयरबेस को फिर से एक्टिव करने पर विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस को फिर से कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह खुलासा चीन के लिए भी परेशानी भरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कहा कि चीन के परमाणु प्रतिष्ठानों के नजदीक होने के कारण बगराम एयरबेस पर उनके प्रशासन का कब्जा जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप गुरुवार को यूनाइटेड किंगडम के चेकर्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के बारे में ट्रंप ने कहा कि हम इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमसे चीजें चाहिए। हम उनको बेस वापस चाहते हैं। उस बेस को चाहने का एक कारण, जैसा कि आप जानते हैं, यह है कि चीन के परमाणु हथियार बनाने वाली जगह से 1 घंटे की दूरी पर है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के 4 साल बाद ट्रंप ने अपनी इस नीति को सार्वजनिक किया है। उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति के लिए पिछले बाइडेन प्रशासन की आलोचना भी की। बगराम राजधानी काबुल से 44 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जो अफगानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा रहा था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस का मुद्दा उठाया है। मार्च में उन्होंने इस क्षेत्र पर बीजिंग के कंट्रोल का दावा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिकी प्रशासन पहले भी बगराम को कब्जे में रखता, लेकिन ये सिर्फ अफगानिस्तान के कारण नहीं बल्कि चीन के कारण, क्योंकि ये चीन के परमाणु मिसाइलें बनाने वाली जगहों से ठीक 1 घंटे की दूरी पर है। चीन का नाम लेते हुए उन्होंने आगे कहा कि आप जानते हैं कि अभी से कौन कब्जा कर रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को खारिज कर चुका है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि बगराम पर इस्लामिक अमीरात तालिबान शासन का नियंत्रण है, चीन का नहीं। चीनी सैनिक यहाँ मौजूद नहीं है और न ही हमारा किसी देश के साथ ऐसा कोई समझौता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी आज शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। जानिए क्या रहा ओपनिंग डे का कलेक्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन से प्रेरित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी लंबे इंतजार के बाद आज 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई। रविंद्र गौतम के निर्देशन में बने इस फिल्म में अनंत जोशी सीएम योगी के किरदार में हैं। जानिए क्या रहा फिल्म के ओपनिंग डे का कलेक्शन। रिलीज के पहले दिन कमाए गए लाखों में सीएम योगी आदित्यनाथ के संघर्षों और रणनीति में उनके वर्चस्व पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 19 लाख रुपए कमाए। फिल्म का यह कलेक्शन शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक है। आपको बताते चलें कि फिल्म को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। अब मेकर्स को वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में बढ़त मिलने की उम्मीद है। क्या है फिल्म का बजट? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बायोपिक का बजट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 करोड़
रुपए है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर शुरुआती कलेक्शन में मात्र 19 लाख रुपए कमाए हैं। अगर आगामी शनिवार और रविवार को फिल्म का कलेक्शन नहीं बढ़ता है तो निर्माताओं के लिए फिल्म से निराशा हाथ लग सकती है। आंकड़े बता रहे हैं कि फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। क्या है फिल्म की कहानी? अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि पूर्वांचल के दिग्गज नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके कारण गोरखपुर में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद अजय आनंद विद्यार्थी के रूप में कॉलेज में दाखिला लेते हैं और वहां की राजनीति में शरीक हो जाते हैं। इसके बाद वो सबके हित में आवाज उठाते हैं और सभी विद्यार्थियों की पसंद बन जाते हैं। बाद में वो देश हित के लिए घर छोड़कर योगी बनने का फैसला करते हैं और अंततः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। इस पर केंद्रित रहती है कहानी। फिल्म के स्टार कास्ट। इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें अनंत जोशी, दिनेश लाल यादव, परेश रावल, अजय मेंगी, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, गरिमा विक्रांत सिंह और सरवर आहूजा जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। यह फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर पर आधारित है। इस फिल्म का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर मीट ब्रदर्स ने तैयार किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताजा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज 24 भी जरूर देखें। आप हमें एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉइड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।